फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और आज का जो टॉपिक है वो पॉल्यूशन और उसकी टाइप्स जो हैं उनको हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे और अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे कि पॉल्यूशन का इशू क्या है। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, ब्लॉग नौफल अकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलते हैं टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि हम इसमें क्या जान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी की मैंने ये डेफिनेशन उठाई है अपने टॉपिक को कवर करने के लिए, जिसमें कि वो बताता है कि व्हाट इज़ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जो है मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ, अगर आप गौर से देखें तो प्रोसेस, सब्सटेंस और लेवल। तो पॉल्यूशन जो है वो बेसिकली या तो प्रोसेस होता है या वो सब्सटेंस हो सकता है या फिर लेवल हो सकता है। तो देखते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस आप जानते हैं कि ऐसा अमल होता है जो कि जारी रहता है और वो शुरू से लेकर आखिर तक जारी रहता है। यानी कि वो ये पॉल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर के हवा, पानी और मिट्टी को जो है वो गंदा किया जा रहा है। तो एयर वाटर पॉल्यूशन आप इसकी एग्जांपल्स ले सकते हैं, आगे डिटेल में देखेंगे। इसी तरीके से पॉल्यूशन जो है वो एक सब्सटेंस है जो कि जो है वो सॉइल, वाटर और एयर को डर्टी कर रहा है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो नॉइस है, यानी कि पॉल्यूशन जो है वो नॉइस के लेवल्स भी हैं। एक हार्मफुल लेवल है नॉइस का लेवल सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आवाज़ की सूरत में नहीं, बल्कि वो कहता है कि आर्टिफिशियल लाइट्स भी जो हैं वो भी जो है वो नॉइस के जो है वो कैटेगरी के अंदर आती हैं। लाइट्स की जो है वो मिकदार ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पे भी जो है वो उसको पॉल्यूशन कंसिडर किया जाएगा। चलते हैं तेज़ी से देखते हैं कि पॉल्यूशन की टाइप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जैसे कि उसने बताया कि एयर पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड PM2 एंड PM10 पार्टिकुलेट मैटर्स कहलाते हैं। PM2 यानी कि 2 मिलीमीटर से छोटे या उस साइज़ तक, और इसी तरीके से पार्टिकुलेट मैटर्स यानी कि 10 मिलीमीटर से छोटे या उसके साइज़ तक जो है वो ये दो तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं जिनका आजकल बहुत ज़्यादा, इसमें PM10 का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है आज के दौर के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर O3 के लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली, तो ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन का फार्मूला O2 होता है, लेकिन इसके अलावा एक और मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का जिसको ओजोन कहते हैं, O3। ये वैसे तो बड़ी इम्पॉर्टेंट गैस है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद है, और ये हवा के अंदर जो है वो ऊपर की साइड पे तक 40-45 किलोमीटर्स ऊपर जाके जो है ये मौजूद है, और वहाँ पे ये सूरज से अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो आ रही हैं उनको आने से रोकती है, इस लिहाज से वो बेहतर है। लेकिन हमारे इर्द गिर्द अगर ये ओजोन की गैस बढ़ती है तो ये जो है वो पॉल्यूशन है और ये नुकसानदेह। इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और लीड की बात करें, सारे के सारे वो पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि जो है हवा के अंदर शामिल हो रहे हैं किसी न किसी वजह से। मैंने आपको वजह बताई है कि ज़्यादातर ये फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएँ और गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ की वजह से जो है वो ज़्यादातर होता है। इसके अलावा भी और कई वजूहत हैं जो मैं आगे बताऊँगा। पॉल्यूटेंट्स हैं उनमें जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं, जैसे कि सच एस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कभी कभी ये भी बहस की जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के, नॉर्मल एटमॉस्फेयर के अंदर भी मौजूद है, इसलिए इसको हम एयर पॉल्यूशन के तौर पे कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं आज के दौर में कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जब एक लेवल से ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो ये ग्रीन हाउस गैस जो है वो नुकसान पहुँचा रही है, और ये ज़मीन के लिए जो है वो एज ए पॉल्यूशन जो है वो कंसीडर की जाएगी, एटमॉस्फेयर के लिए एज ए पॉल्यूशन कंसीडर की जाएगी। जो ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 0.04% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जो कि उसके नॉर्मल लेवल्स हैं। अब देखिए, बात यह है कि आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट है ये एक ख़ास एक टर्मिनोलॉजी जो कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब ये है कि जो सूरज की शुआएँ, जो रेज़ एटमॉस्फेयर के अंदर ज़मीन पे पहुंचती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो उनको कैप्चर कर लेती है वो वापस नहीं जाने देती, जिसकी वजह से जो है वो ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो गया है। और ये ग्रीन हाउस जो है वो एक हद तक तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर एक हद तक हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव है। लेकिन वही बात है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है नुकसानदेह हो सकती है। तो ग्रीन हाउस जब गैसेस जो हैं उनकी एमिशन जैसे कि बढ़ती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में किसी न किसी वजह से बढ़ रही है, तो वो जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है जी, तो ये एक ग्रीन हाउस का इफ़ेक्ट उन्होंने यहाँ पे बताया। इसके अलावा उसने बताया कि नो डाउट के इस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट नहीं करती है, इसी वजह से इसको कुछ माहिरीन जो हैं वो इसको एयर पॉल्यूटेंट के तौर पे कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन इंक्रीज लेवल जो है वो यकीनन
पॉल्यूशन के कैटेगरी में आ जाते हैं जब इंक्रीज़ हो जाती है गैस। इसके अलावा एयर पॉल्यूटेंट्स के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दरअसल जो है वो कार्बन्स ही हैं और वो कार्बन का ही एलिमेंट है, लेकिन ये कम्बिनेशन में क्लोरीन के साथ। तो जब ये क्लोरीन के साथ जो है वो एयर के अंदर शामिल होता है, इनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। बहुत सारी गैसेस हैं, रेफ्रिजरेशन से निकलने वाली जो गैसेस हैं जो आप एयर कंडीशंस और रेफ्रिजरेटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये ख़ास तौर पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की एक अच्छी मिसाल है। और ये बेसिकली आपका जो एटमॉस्फेयर है, ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन की लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है वो इनको ज़िम्मेदार करार दिया जाता है। इसके साथ साथ दूसरी जो पॉल्यूशन की किस्म उसने बताई थी, वाटर के पॉल्यूटेंट्स हैं। वाटर के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स जा रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन जो है उसकी सोर्स उसने बताई कि ऑर्गेनिक वेस्ट हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट आप कह सकते हैं कि जो जानवरों का जो गोबर वगैरह है, इसी तरीके से इंसानों के सीवरेज, जो जितने भी सारी चीज़ें हैं, फीसेस हैं और वेस्ट मटेरियल्स हैं, उसको जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स हैं। इसके अलावा केमिकल्स हैं, जैसे जाहिर सी बात है फैक्ट्रियों से निकलने वाली जो केमिकल्स हैं वो सारे वो पानी में ही फेंकते हैं, जो उनका बकाया जो होता है। इसी तरीके से न्यूट्रिएंट्स और रेडियो एक्टिव स्टफ्स भी जो हैं वो इसमें शामिल हैं। ठीक है जी। अब वो कहता है कि जो इसके अलावा जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी भी उसने जो है यहाँ पे कैटेगरी दी कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक, फीसेस जो होते हैं जिनको फीसेस कह लें, फीसेस के सूरत में जो वेस्ट है, इसके अलावा जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे आपको वाटर पॉल्यूटेंट्स पता चल रहे हैं। फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को मैंने यहाँ पे डाल दिया कि रेडियो एक्टिव वेस्ट होते क्या हैं। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है बेसिकली यूरेनियम फ्यूल है। ठीक है जी। यूरेनियम का जो फ्यूल से जो बकाया जो चीज़ इंसान के काम नहीं आती है, रेडियो एक्टिव वो जो है यहाँ पे यूरेनियम फ्यूल है। आप कहेंगे यूरेनियम फ्यूल क्या चीज़? देखिए बात ये है कि जो आप न्यूक्लियर एनर्जी इस वक्त हासिल कर रहे हैं, वो सारी की सारी जो है वो जब उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है, जब आप न्यूक्लियर एनर्जी उससे बनाते हैं तो उसका जो बकाया बचने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जो है वो न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, जो कि इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और उनको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना होता है। तो ज़्यादातर तो ये ज़मीन के अंदर दफन किए जाते हैं और पानी के अंदर भी जो है वो इनको जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो दोनों सूरतों के अंदर जो है ये ज़मीन को भी पॉल्यूट करते हैं अगर आप इसको ज़मीन के अंदर गाड़ दें, और अगर ये पानी के अंदर आप इसको फेंक रहे हैं तो भी जो है वो इसके अंदर बहुत सारे ख़तरनाक असरात हो सकते हैं। और इसके अलावा न्यूक्लियर मेडिसिन्स भी होती हैं, कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसके अंदर भी जो है वो इसका यूज़ होता है। तो इसके अलावा न्यूक्लियर रिसर्च में भी इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर पावर जनरेशन तो मैं आपको बता चुका हूँ। अर्थ माइनिंग के अंदर भी कभी कभी इसको इस्तेमाल किया जाता है और न्यूक्लियर वेपन्स भी इसमें शामिल हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ जो है वो वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज़ भी यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं कि फैक्ट्रीज से निकलने वाले जो वेस्ट हैं, इसके अलावा सीवरेज से हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जहाज़ जो है वो शिप जो है वो ऑयल लेके जा रहा होता है और वो डूब जाता है या वो कहीं से लीक हो जाता है, तो उस सूरत में भी पानी जो है पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है जी। इसके साथ साथ नॉइज़ पॉल्यूशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ जा रही हैं, इससे शोर पैदा हो रहा है। इसके अलावा कहता है जेट प्लेन है, लाउड स्पीकर्स हैं, सिनेमा हॉल हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, रोड ट्रैफिक और आर्टिफिशियल लाइट्स जो हैं, ये नॉइज़ पॉल्यूशन की जो है वो बेहतरीन मिसालें हैं। तो इसके प्रिवेंशन के लिए आपको लाउड स्पीकर्स से बचना चाहिए, फैक्ट्रीज़ को जो है वो शहरों से बाहर लेके जाना चाहिए, और जो नॉइस मेकिंग व्हीकल्स हैं उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो लैंड पॉल्यूशन के हवाले से कैसे हिस्टोरिकली लैंड पॉल्यूशन बेसिकली डंपिंग के हवाले से 6 बिलियन टन जो है वो वेस्ट हर साल जो है वो पैदा होता है, जो कि ज़मीन के अंदर ही कहीं ना कहीं जो है दफन होता है, और इस तरह से ज़मीन की मट्टी जो है वो हर साल जो है मज़ीद गंदी होती जा रही है। इसके अलावा भी जो है कल्प्रिट्स हैं, एनिमल लिटर है, यानी कि वही गोबर वगैरह। इसके अलावा ऑयल स्पिल है, इलीगल डंपिंग्स हैं, डेब्रिस है, पेस्टिसाइड्स एंड अदर फार्मिंग केमिकल्स हैं, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स और रेडिएशन स्पिल भी जो है वो लैंड को पॉल्यूट करती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहता था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू वेरी मच।